हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आज हम बात करेंगे मेनली बीपीएससी टीआई 3 के एस्पिरेंट्स की जो जूनियर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 to 8 के टीचर्स बनना चाहते हैं। आज मेनली वीडियो हमारा उन्हीं के बारे में होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनके थ्रू मैंने खुद सेलेक्शन लिया, जिनके बेसिस पे मैंने खुद सेलेक्शन लिया, और मैं ऐसी टिप्स आपको भी सजेस्ट करूँगी जिसके थ्रू आपका भी ईजिली सिलेक्शन हो जाए और आप अपनी सफलता को आसानी से पा सकें। तो आज की बात करते हैं कि आज हम 6 to 8 के बारे में डिस्कस करते हैं कि 6 to 8 के ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्हें एज़ कंपैरिजन टू टीजीटी पीजीटी कम मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी टीजीटी पीजीटी के कंपैरिजन में उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पर बहुत हाई रहने वाला है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा इसलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर बीएड और बीटीसी दोनों के ही स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। जो जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं, यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत हाई रहता है। और सेकंड तरह से अगर बात की जाए तो जो हमारा 6 to 8 का एग्ज़ाम होता है यहाँ पर सिर्फ सीटेड क्वालिफाइंग मांगा गया है। तो सीटेड के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है, सीटेड क्वालिफाइंग किए रहते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है। और अगर बात रही टीजीटी पीजीटी की तो वहाँ पर सिर्फ एस्टेट क्वालिफाइंग मांगा गया है। और एस्टेट क्या होता है, इस बार सिर्फ बीपीएससी ने 2 बार कंडक्ट किया है। तो 2 बार कंडक्ट किया है तो उसका मतलब है कि वहाँ के जो क्वालिफाइंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या एज़ कंपैरिजन टू सीटेड बहुत कम है। तो इसलिए वहाँ पर कंपटीशन भी आपका बहुत कम है। और यहाँ पर क्या है, आपका कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो अगर आपको लगता है कि आपको उनसे कम मेहनत की ज़रूरत है तो नहीं, आप इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहिए। आपको भी उनके जितनी ही मेहनत की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको। अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनके थ्रू अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने में भी हो जाए तो आपको ये हेडेक ना रहे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहें। आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो आप इस तरह से निश्चित हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने एग्ज़ाम से एक लेवल अप की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम से जितनी आपका एग्ज़ाम का लेवल है आप उतनी तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो 6 to 8 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो उनको लगता है कि सिर्फ मेरी 6 to 8 की बुक्स पढ़ के मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है और उन बुक्स को ही फॉलो करना है जो एक टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक सेंड दे दी है। उसमें क्या है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है और उसमें आपका TRE 1 TRE 2 TRE 3 का सारा पेपर मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया विद आंसर शीट। तो आप उन्हें सॉल्व करके पहले तो PYQs के बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और उनको करने के बाद में मैं आपको ये कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके कितने आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको अपना अपना लेवल पता चल जाता है और अपने आप को सही तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और किन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है। बात रही ये कि आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, तो मेनली मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करना है। साथ ही में इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करना है। और आपको बीपीएससी जो इसके पहले कंडक्ट हुआ है पीटी का पेपर, उसकी बुक्स कोई उठा लेनी है या पूर्वालोकन की बुक उठा लीजिए और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ज़रूर से सॉल्व कीजिए। जब आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनसे कहीं ना कहीं रूबरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कोई किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वहाँ से आपको एग्जाम के मतलब जो आपका एग्जाम का लेवल है उससे पता चल जाता है और आप क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं अपने आप को और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन का आइडिया वहीं से हो जाता है और उसके बाद में आपको कोई भी एक बुक्स ले ली। जैसे मेनली मैं आपको बता दूँ, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही फॉलो करना है। अगर आप इन बुक्स को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है कि आपको और कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। आपको इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहता है और आप इजीली अपने एग्जाम को निकाल लेते हैं। मतलब उसको पढ़ने के बाद में आपको ये हेडेक नहीं रहती कि मुझे और कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी। और हाँ, मैं अगर पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो पीवाईक्यूज़ के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट की बुक उठा लीजिए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से आप जब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो टेक्स्ट बुक से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है या आपका किस सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है। तो आप अपने उस सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। मतलब आपको ये भी पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उस क्वेश्चन में आपने गलती क्या की है। तो वहाँ से आप अपने आप को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब मेनली
बात आती है हमारी कि हमें 6 टू 8 के लिए कौन कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, तो 6 टू 8 के लिए सिर्फ 6 टू 8 के पेपर्स ही नहीं सॉल्व करने हैं आपको। आपका प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुआ है टीजीटी का, आप उनको भी सॉल्व कीजिए। क्यों मैं ऐसा आपको इसलिए कह रही हूँ कि टीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं 6 टू 8 के। जब आप टीजीटी के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ये भी पता आइडिया हो जाता है कि टीजीटी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर आपके सब्जेक्ट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनसे भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में। तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एसएसटी हो, आपका इंग्लिश हो, या आपका कोई भी लैंग्वेज का पेपर हो, मैथ साइंस हो। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने जो टीजीटी का पेपर लगा लिया, मान लीजिए आपने इधर मैथ साइंस दिया और टीजीटी पीजीटी का आपने भी मैथ साइंस उठा लिया, तो उनका भी कहीं ना कहीं आपको बहुत, उससे भी आपको काफ़ी ना काफ़ी बहुत हेल्प मिलती है कि मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप एसएसटी के हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो एसएसटी में, तो एसएसटी के भी आप वहाँ से टीजीटी के पेपर उठा के आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और उससे भी आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि किस लेवल के एग्जाम वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे कम लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है इस बार आपका एग्जाम एक लेवल टफ आ जाए, और अगर ईजी आ जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। पर अगर एक लेवल टफ भी आ जाता है तो आपको ये डाउट ना रहे कि मतलब मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मैंने तो ईजी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सिर्फ नहीं, अगर आप टफ लेवल की तैयारी करते हैं तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने टफेस्ट लेवल की तैयारी की है, तो उसके बाद आपको ईजिली अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर ही लोगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप सारे पेपर सॉल्व कीजिए। अपना 6 टू 8 के साथ साथ आप टीजीटी के भी पेपर एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद मैं यही बताऊंगी आपको कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज़ वगैरह दीजिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में, और आप इनके बेसिस पे आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप एनसीईआरटी या सीईआरटी को फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई तरह का डाउट ही नहीं होगा कि आपको किन बुक्स को फॉलो करना है और किन बुक्स को फॉलो नहीं करना है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आप कोई भी वन लाइनर बुक उठा के उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए तो आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, बट मेनली पढ़ाई के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही फॉलो करना है। अगर मेनली आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो कर लिया है तो आपको बहुत सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो कर लिया है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, वो आपके लिए बहुत है। आपको और किसी बुक्स को फॉलो बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि मैं और कौन सी बुक्स पढ़ूँ या और कौन सी बुक्स पढ़ूँ, नहीं। आप कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़ाई कीजिए। आपने जितना भी पढ़ा है वो ऐसा पोर्शन पढ़िए कि आपका एकदम सॉलिड हो, और उससे कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सको, आपको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, और आपका क्या हो कि आपके माइंड में ये डाउट ना रहे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं। अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है तो उससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और इसके बेसिस पे आप अपना आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको आपके सब्जेक्टिव वाइज कुछ टिप्स देने की कोशिश करूँगी, आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।